प्रिय विद्यार्थियों, सिख अंग्रेज जो संबंध हैं उनमें आज 7वां व्याख्यान है। पिछले व्याख्यान में हमने प्रथम सिख युद्ध के कारण और युद्ध की घटनाएं और उस युद्ध के परिणाम किए थे। परिणाम में खास बात यह थी कि लाहौर दरबार यानी कि जो सिखों का राज्य था और उनकी राजधानी जो लाहौर थी, लाहौर दरबार की स्वतंत्रता नाम मात्र की रह गई थी। सब कार्य अंग्रेज रेजिडेंट और उसके अधीन जो काउंसिल है वो काउंसिल के द्वारा किए जाते थे। और इतना ही नहीं, ब्रिटिश सेना भी लाहौर में रहने लगी थी और राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी थी। इस प्रकार प्रथम सिख अंग्रेज युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने पंजाब का विलय न करते हुए भी उस पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया था। दिखावे के लिए दिलीप सिंह को महाराजा के रूप में रखा गया तथा एक रेजिडेंसी काउंसिल की स्थापना कर दी गई। वास्तव में अंग्रेज रेजिडेंट की आज्ञा के बिना पंजाब में कोई प्रशासनिक कार्य नहीं हो सकता था। अब बात यह है कि जब अंग्रेज़ों ने पंजाब को विजित कर लिया यानी कि सिखों को पराजित कर दिया और एक निर्णायक उनके ऊपर अपनी विजय प्राप्त की है, लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेज़ों ने पंजाब को कंपनी के राज्य में नहीं मिलाया। ये एक प्रश्न उठता है। यहाँ जब हम इस पर गहनता से दृष्टि डालते हैं तो यह जान लेना आवश्यक है कि युद्ध के उपरांत कई अंग्रेज पदाधिकारियों की यह धारणा थी कि अंग्रेज़ों को समस्त पंजाब पर अधिकार कर लेना चाहिए था, परंतु उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग्स, वह इससे सहमत नहीं था। इसके कारण थे। पहला कारण, वह पंजाब पर अधिकार करके कोई झंझट मोल नहीं लेना चाहता था, कोई परेशानी नहीं चाहता था। दूसरा, पंजाब पर नियंत्रण और अनुशासन रखने की अपनी जो उसकी क्षमता थी उस पर भी उसको विश्वास नहीं था। तीसरा, कूटनीतिज्ञ होने के कारण वह अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश राज्य के मध्य पंजाब को एक बफर स्टेट के रूप में रखना चाहता था। बफर स्टेट का अर्थ मैं यहाँ आपको समझा दूँ कि दो बड़े राज्यों के बीच में जो छोटा राज्य होता है या जो दो बड़े देशों के बीच में छोटा देश होता है उसको बफर स्टेट कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से चीन और भारत के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट का कार्य करता है और बफर स्टेट का लाभ यह रहता है कि दोनों शक्तियों में युद्ध की संभावनाएं कम हो जाती हैं। चौथा जो कारण था, गवर्नर जनरल पंजाब को क्यों नहीं मिलाना चाह रहा था, उसका एक कारण यह था कि हार्डिंग्स का उद्देश्य पंजाब को मिलाना नहीं, पंजाब का विलय नहीं था, अपितु वह सिखों की शक्ति को कम करना चाहता था। 23 अक्टूबर 1847 को लॉर्ड हार्डिंग्स ने हेनरी लॉरेंस को एक पत्र लिखा था। उसमें उसने पंजाब के संदर्भ में अपनी नीति स्पष्ट करते हुए लिखा था कि अल्पवयस्क राजा, जो नाबालिग राजा है, अब हमारा बंदी स्वरूप है और इस संधि जो कि 1846 में हुई भैरोवाल की संधि, और इस संधि का उद्देश्य
केवल पंजाब की स्वतंत्रता को नष्ट करना मात्र था। परंतु लॉर्ड हार्डिंग्स द्वारा स्थापित पंजाब की व्यवस्था अधिक समय तक नहीं रह सकी, क्योंकि इस संधि से रानी जिंदन है और लाल सिंह को भारी निराशा हुई। इस उद्देश्य से उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, वह पूरा नहीं हुआ। सत्ता से हटाए जाने पर रानी ने सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से सेना को राष्ट्रीयता के नाम पर पुनः प्रोत्साहित करना प्रारंभ किया। ये वही रानी है जब हमने पिछले युद्ध में देखा कि शक्तिशाली सेना को कमज़ोर करने के लिए उसको अंग्रेज़ों के साथ में लड़ा रही थी, और अब यही रानी वो जो सेना कमज़ोर हो गई है उसको पुनः प्रोत्साहित कर रही है, ताकि अंग्रेज़ों की जो प्रभुसत्ता कायम हो गई है उस प्रभुसत्ता, उस जाल से वो निकल सके। भाग्यवश रेजिडेंट लॉरेंस जनवरी 1848 में छुट्टी लेकर इंग्लैंड चला गया। खालसा सेना के लिए, यानी कि सिख सेना के लिए विद्रोह का यह एक उपयुक्त अवसर था। अतः लॉर्ड डलहौजी के समय अंग्रेज़ों और सिखों के मध्य फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। जो सिख अंग्रेज जो युद्ध है वो सेकंड सिख वॉर के नाम से ये इतिहास में प्रसिद्ध है। अब दूसरे सिख अंग्रेज युद्ध के यदि हम कारणों की बात करें कि जिस प्रकार से पहले युद्ध के कई कारण थे, उसी प्रकार ये जो दूसरा युद्ध है जो कि 1848 और 1849 में हुआ, इसके भी कारण थे। पहला कारण सिखों द्वारा अपनी पराजय का बदला लेना। सिख सेना अंग्रेजी सेना से प्रथम युद्ध में पराजित हो गई, लेकिन वो अपनी वास्तविक पराजय नहीं मान रही थी, क्योंकि जो परिस्थितियां उस समय हमने अध्ययन किया है वो सैनिकों को भी ज्ञात थी। वे इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि प्रथम युद्ध में उन्हें पराजय उनके सेनाध्यक्ष तेज सिंह व लाल सिंह के विश्वासघात के कारण मिली थी। सिख सैनिकों ने प्रत्येक लड़ाई में अपनी वीरता का अच्छा प्रदर्शन किया था और उन्हें अब भी अपनी शक्ति पर भरोसा था, जिसके बदौलत वह अंग्रेजों से बदला लेना चाहते थे। दूसरा जो कारण है वो है अंग्रेजों द्वारा सिखों के प्रशासन में हस्तक्षेप करना। ये बातें तो हालांकि लाहौर की संधि में आपको समझ में आ गई होंगी कि जब वो संधि हुई तो उसके फलस्वरूप जो सर हेनरी लॉरेंस है लाहौर का रेजिडेंट नियुक्त हुआ, अपॉइंट हुआ। वह साम्राज्यवादी विचारों का व्यक्ति था। रेजिडेंट होने के साथ साथ वह रीजेंसी काउंसिल, वह संरक्षक भी था, यानी उस काउंसिल का अध्यक्ष था। उसने अपनी परिषद में प्रशासन में दक्ष अधिकारियों को मनोनीत किया। उनके सहयोग से वह पंजाब का वास्तविक शासक बन गया था। अतः अपने अधिकारों का प्रयोग करके उसने पंजाब के प्रशासन में भारी हस्तक्षेप करना तथा तेजी से वहाँ से कुछ सुधार करना प्रारंभ किए। ये सब सिखों को पसंद नहीं आया और सिख ये जो हस्तक्षेप है इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। अगला तीसरा जो कारण है लॉर्ड डलहौजी की नियुक्ति। सन 1847 में लॉर्ड हार्डिंग्स के इंग्लैंड लौट जाने पर जनवरी 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत के गवर्नर जनरल का पद संभाला। वह पक्का साम्राज्यवादी था। वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए ही आया था। लॉर्ड हार्डिंग्स ने पंजाब पर आक्रमण अवश्य किया था, पर उसने यह आक्रमण पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए नहीं किया था। इस संदर्भ में आर.सी. मजूमदार साहब ने लिखा है
कि लॉर्ड जो हार्डिंग्स है विस्तारवाद की नीति में विश्वास नहीं करता था, क्योंकि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को वह पहले ही बहुत विस्तृत समझता था और उसका संचालन, निरीक्षण व शासन प्रबंध अति उत्तरदायित्वपूर्ण समझता था। इसी प्रकार के विचार कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो वॉल्यूम 5 है उसमें व्यक्त हुए हैं कि हार्डिंग्स की नीति 2 सिद्धांतों पर आधारित थी। प्रथम, पंजाब का विलय न किया जाए तथा उसकी राजनीति में हस्तक्षेप न किया जाए। अंग्रेज इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स ने एक अन्य कारण बताते हुए लिखा है कि रणजीत सिंह के ब्रिटेन के प्रति स्वामी भक्त रहने के कारण हार्डिंग्स ने पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय नहीं किया, परंतु लॉर्ड डलहौजी इसके विपरीत विचार रखता था। उसने भारत आते ही पंजाब के प्रशासन व सेना में दोष निकालना, कमियां निकालना प्रारंभ कर दिया और उनके आधार पर वह पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के प्रयास करने लगा। चौथा कारण रेजिडेंट लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा तेजी से प्रशासनिक सुधार करना। रेजिडेंट लॉर्ड लॉरेंस पंजाब में बहुत शक्तिशाली बन गया था। समस्त प्रशासनिक सत्ता केंद्रित कर ली थी उसने हथिया ली थी। दिलीप सिंह नाम मात्र का राजा था। सत्ता पाकर उसने अपने परिषद के सदस्यों, लॉरेंस ने जब वहाँ पर अपॉइंट हो गया, सत्ता पाली, तो अपने परिषद के सदस्यों की सहायता से राजनीतिक व सामाजिक सुधार तेजी से करना प्रारंभ कर दिया। उसने सती प्रथा व कन्या वध पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। बहुत बड़ी बात नहीं थी उस जमाने में ये। जाति जो जमींदारी व्यवस्था है उसमें भी उसने कुछ परिवर्तन करने चाहे। परिणाम स्वरूप सिख सरदार उससे नाराज हो गए, क्योंकि वे परंपरावादी थे और इन सुधारों के विरुद्ध थे। अगला जो 5वां कारण है, रानी जिंदन कौर जो पंजाब की राजमाता, रानी जिंदन के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार। लाहौर की संधि के अंतर्गत राजमाता जिंदन की 50,000 की वार्षिक पेंशन कर दी गई थी, परंतु लॉर्ड डलहौजी के आते ही अगस्त 1847 में उस पर दोषारोपण किया गया कि वह पंजाब से अंग्रेजों को निकालने के लिए षड्यंत्र रच रही है। इसके प्रतिकार में उसकी पेंशन 50,000 से घटाकर 12,000 कर दी गई और उसे पंजाब से निकालकर बनारस के समीप चुनार का जो दुर्ग है, चुनार का जो किला है, वहाँ उसको भेज दिया। अंग्रेजों की इस कार्यवाही के परिणाम स्वरूप सिखों में आक्रोश होना स्वाभाविक था और जो सिख है वो इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। छठा कारण है दिलीप सिंह की शादी में व्यवधान उत्पन्न करना। अंग्रेजों ने अपने हस्तक्षेप की नीति पंजाब के प्रशासनिक कार्यों तक ही सीमित नहीं रखी, वरन वे शाही परिवार के व्यक्तिगत जीवन को भी नियंत्रित करने लगे। दिलीप सिंह का विवाह संबंध हजारा के जो गवर्नर है छतर सिंह की पुत्री से तय हुआ था, परंतु अंग्रेज इसके विरुद्ध थे, अतः उन्होंने शादी की तारीख तय ही नहीं होने दी। इससे दिलीप सिंह के कैप्टन अबॉट व छतर सिंह का अंग्रेज विरोधी होना स्वाभाविक था। कैप्टन अबॉट उस समय अंग्रेज अधिकारी था, तो दिलीप सिंह उनके खिलाफ हो गया, छतर सिंह भी उनके खिलाफ हो गया। इसके अलावा
हज़ारा के अफ़गानों को छतर सिंह के विरुद्ध बगावत करने को अंग्रेज़ों ने प्रोत्साहित कर दिया। अब जब आपस में ठन गई तो अंग्रेज़ों ने अफ़गानों को उकसाया। इससे छतर सिंह अगस्त 1848 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए विवश हो गया और वह अपने पुत्र शेर सिंह सहित मूलराज के पास चला गया, जिसका उल्लेख मूलराज का जो जिक्र है वो हम अगले इसी व्याख्यान में करेंगे, थोड़ा आगे चल करके। 7वां कारण, सिख सैनिकों की संख्या व उनके वेतन में कटौती करना। प्रथम जो अंग्रेज सिख युद्ध हुआ में सिख पराजित अवश्य हुए थे, परंतु उनकी सैनिक शक्ति अभी निर्बल नहीं हुई थी। अंग्रेजों को सदैव उनके आक्रमण का भय लगा रहता था, क्योंकि वो सिख सैनिकों का रण कौशल, उनका साहस, उनकी युद्ध कला, उनकी आक्रामकता, यह सब देख चुके थे। इस भय से मुक्ति पाने के लिए रेजिडेंट लॉरेंस ने खालसा सेना में यानी कि सिख सेना में केवल 20,000 पैदल सैनिक करवा दिए और 12,000 अश्वारोही घुड़सवार निर्धारित कर दिए। सैनिकों की संख्या में कमी करने से बहुत सारे सैनिक अब जाहिर है कि बेरोजगार हो गए, सिख नाराज हो गए। इसके अलावा अब उनके वेतनों में भी कटौती की और ये सैनिक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो खालसा सैनिक विद्रोही बन गए और वे अंग्रेज़ों को पंजाब से बाहर निकालने की तैयारी करने लगे। इसके अलावा जो बेरोजगार थे वो पहले से ही खपा थे और ये जो सेना में थे, चूँकि इनका वेतन कम कर दिया, ये वैसे खपा थे। तो जो सिख सैनिक है, चाहे वो सेना में था और चाहे वो सेना से बाहर निकाल दिया गया, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया। युद्ध का अगला कारण, जो दूसरा युद्ध हुआ, वो जो सिख सरदार हैं, सिख सेना नायक हैं, उनकी आपस में कटुता। पहले के व्याख्यानों में भी जिक्र किया है अब कि रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस पंजाब का वस्तुतः शासक बन गया था। दिलीप सिंह उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता था। लॉरेंस ने अपना सलाहकार तेज सिंह को बनाया। वह दिलीप सिंह का विरोधी और देशद्रोही था। हमने पहले भी पढ़ा है तेज सिंह का करैक्टर, पिछले व्याख्यान में भी देखा है। एक उत्सव के अवसर पर दिलीप सिंह को दरबार में तेज सिंह के तिलक करना था, तो दिलीप सिंह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। रेजिडेंट लॉरेंस ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर आघात समझा। परिणाम स्वरूप रेजिडेंट लॉरेंस दिलीप सिंह की सत्ता को समाप्त करने का षड्यंत्र करने लगा। अब रेजिडेंट ने अपनी चतुराई से तेज सिंह और जो महाराजा दिलीप सिंह हैं उनको भी आमने सामने खड़ा कर दिया है। अब है युद्ध का अगला कारण, बड़ा प्रमुख कारण, वो है मूलराज का विद्रोह। मूलराज का विद्रोह, जो कि दूसरे सिख युद्ध का, जो सिख और अंग्रेज के बीच में हुआ, उसका मूल कारण माना जाता है। मूलराज क्या है? मूल कारण है। मूलराज मुल्तान का गवर्नर अपने पिता सावंत मल की मृत्यु के उपरांत बना था। उसके पिता 12 लाख रुपया प्रतिवर्ष लाहौर कोष में जमा करवाता था। जो उसका पिता था वह प्रशासनिक कार्यों में स्वतंत्र था, यानी कि वो लाहौर के अधीन एक प्रकार से सामंत था, जो लाहौर के सबऑर्डिनेट एक शासक था, जो कि टैक्स जमा करवाता था और उसका टैक्स अच्छा खासा टैक्स है, 12 लाख रुपया। लेकिन उसको आज़ादी यह थी कि वो अपने प्रशासनिक कार्यों में स्वतंत्र है। लाहौर की संधि जब हो गई 1846 में, रेजिडेंट लॉरेंस सत्ता संपन्न हो गया। उसने मूलराज को 18 लाख प्रति वर्ष
देने का आदेश दिया। ये जो टैक्स जो आ रहा था 12 लाख, उसको इन्होंने 1.5 कर दिया, 18 लाख कर दिया। और गवर्नर पद देने के लिए 1 करोड़ की मांग की कि भाई यदि आप अपने पद पे बना रहना चाहते हो तो 1 करोड़ दो, और इसके अलावा जो टैक्स 12 लाख दे रहे हो क्योंकि तुम्हारी इनकम बहुत ज़्यादा है, वो तुम हमें 18 लाख रुपए लाहौर को भेजो। ये उन्होंने डिमांड की। किसी प्रकार यह जो 1 करोड़ रुपए की उन्होंने गवर्नर पद के लिए मांग की थी, यह राशि घटाकर 18 लाख कर दी गई, परंतु युद्ध के प्रारंभ हो जाने के कारण वह राशि जमा नहीं करवाई जा सकी। ये उस समय की बातें। युद्ध समाप्त होते ही इस राशि की भारी जुर्माने के साथ में मांग की गई। बहुत वाद विवाद के उपरांत जुर्माने की राशि 19 लाख रुपए निर्धारित की गई। मूलराज यह भी देने को तैयार हो गया, परंतु लॉरेंस वहां अंग्रेजी रेजिडेंट रखने व राज्य का 1/3 भाग देने की मांग करने लगा। अब जैसे लाहौर में रेजिडेंट था, इसी प्रकार रेजिडेंट कह रहे हैं कि साहब मुल्तान में भी रखा जाएगा, और जो मुल्तान स्टेट है उसका 1/3 पार्ट की डिमांड लॉरेंस ने कर दी। अंग्रेजी हस्तक्षेप सहन करने और इस मांग को स्वीकार करने को मूलराज तैयार नहीं था और उसने गवर्नरशिप छोड़ दी। उसके स्थान पर खान सिंह को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया। एग्न्यू और एंडरसन ये 2 अंग्रेज अधिकारी थे जिनको वहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र के लिए भेजा गया कि मूलराज को की जगह खान सिंह। मूलराज ने सहर्ष बिना किसी आपत्ति के, बिना किसी प्रतिरोध के चार्ज खान सिंह को दे दिया, परंतु दोनों अंग्रेज अधिकारी जनता द्वारा 20 अप्रैल को 1847 में मौत के घाट उतार दिए गए। अंग्रेजों ने इसका दोषारोपण है मूलराज पर किया। इस पर क्रुद्ध होकर मूलराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। अब अंग्रेज तो यही चाहते थे कि सिख विद्रोह करें और अंग्रेजी सेना उनका दमन करे। मूलराज के विद्रोह ने अंग्रेजी सत्ता को एक चुनौती, उनका अंग्रेजी सत्ता के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी। रेजिडेंट लॉरेंस ने शीघ्र लॉर्ड गफ से सेना भेजने का अनुरोध किया, परंतु उसने 1 महीने का विलंब कर दिया। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 5वें वॉल्यूम में जो इसका कारण बताया गया है कि उनके पास में पर्याप्त सैनिक नहीं थे। किसके पास में? लॉर्ड गफ के पास में। आरसी मजूमदार का कहना है कि मूलराज का विद्रोह एक स्थानीय मामला था, इसे आसानी से दबाया जा सकता था, परंतु रेजिडेंट लॉरेंस गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के संकेत पर इसे राष्ट्रीय संघर्ष का रूप देना चाहता था और वह अपने उद्देश्य में सफल रहा। और दूसरा, सिख अंग्रेज युद्ध प्रारंभ हो गया। यहाँ हम डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद की बात को कोट करना चाहेंगे जो उचित प्रतीत होती है कि समस्त पंजाब तो ज्वलनशील पदार्थ से पहले ही परिपूर्ण था, उसे केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी और वह चिंगारी मूलराज के द्वारा प्रदान की गई। तो इस प्रकार से मूलराज इस जो युद्ध का तात्कालिक कारण बना। अब है युद्ध की घटनाएं। गर्मी का मौसम जैसे समाप्त हुआ, समाप्त होते ही लॉर्ड डलहौजी युद्ध के लिए तैयार हो गया। 10 अक्टूबर 1848 को उसने युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेज सेनाओं के सेनापति लॉर्ड गफ ने सबसे पहले रावी नदी 16 नवंबर 1848 को पार करके रामनगर पर आक्रमण किया। शेर सिंह तो मूलराज से मिल गया था और डट कर मुकाबला किया, परंतु यह युद्ध अनिर्णित रहा। इसके उपरांत अंग्रेजी सेना ने 1848 के दिसंबर के महीने में मुल्तान को घेर लिया। मुल्तान ने अंग्रेजी सेना का बड़े साहस और उत्साह और कौशल के साथ सामना किया, किंतु दुर्भाग्य से
उनके तोफ खाने में आग लग गई। इससे उसकी सैनिक शक्ति को बड़ा आघात पहुंचा। इस संकटमय परिस्थिति से बाध्य होकर 22 जनवरी 1848 को सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध की प्रथम भयंकर मुठभेड़ 13 जनवरी 1849 को चिलियानवाला नामक स्थान पर हुई। सिखों ने वीरता से मुकाबला किया, परंतु जैसा कि इस संग्राम के एक आलोचक ने लिखा, इसे एक बहादुर बूढ़े द्वारा आवेश में लड़ा गया सांध्य युद्ध बताया। खैर, इसमें दोनों पक्षों को भारी हानि उठानी पड़ी। डलहौजी ने इस युद्ध के विषय में लिखा था कि हमें एक बड़ी विजय प्राप्त हुई, किंतु एक और ऐसी ही विजय हमारा नाश कर देगी। इससे मालूम चलता है कि यह लड़ाई कैसी थी। जब इस युद्ध की सूचना इंग्लैंड पहुंची तो गफ के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को सेनापति बनाकर भेजा गया। नेपियर की यह नियुक्ति संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा लॉर्ड गफ की कटु आलोचना के उपरांत हुई थी। ठीक है, आप देखिए चिलियान वाला जो युद्ध है उसमें अंग्रेजी खेमे में कैसी अफरा तफरी मच गई है। परंतु नेपियर के भारत पहुंचने से पहले ही गफ ने 22 फरवरी 1848 को सिखों को एक निर्णायक पराजय देकर अपनी अपकीर्ति का कलंक धो डाला। और जो ये युद्ध हुआ था 22 फरवरी 1849 को, 22 फरवरी 1849 को युद्ध हुआ, गुजरात नामक स्थान पर हुआ। और इस युद्ध में तोप खाने का बहुत प्रयोग हुआ, इसलिए इतिहास में इस युद्ध को बैटल ऑफ द गन्स भी कहा जाता है। हालांकि इस युद्ध में सिख सैनिकों की संख्या 50,000 के लगभग थी, तथापि अंग्रेजी तोप खाने के आगे वे टिक नहीं सके। उधर जब सिखों की तोपें जब शांत हो गई, सिखों की तोपें जब मौन हो गई, तब लॉर्ड गफ ने अपनी पैदल सेना से सिखों पर आक्रमण करवा दिया। सिख सैनिक भाग खड़े हुए, परंतु इस बार अंग्रेज सैनिकों ने उनका पीछा किया। इसी अंतराल में मुल्तान के दुर्ग पर भी गोलीबारी प्रारंभ कर दी। घबराकर जो मूल राज है वो दुर्ग में जा छुपा, परंतु अंग्रेज सेना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में सिख सेना ने 12 मार्च 1849 को आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार द्वितीय सिख युद्ध का अंत हुआ और पंजाब जो है वो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और वो जो तारीख रही मिलाने की वो रही 29 मार्च 1849। लॉर्ड डलहौजी जैसा पहले भी जिक्र हुआ है, पक्का साम्राज्यवादी था। वह दिलीप सिंह को नाम मात्र के शासक बनाने के सिद्धांत में भी विश्वास नहीं करता था। अतः 29 मार्च 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। पंजाब का शासन चलाने के लिए 3 कमिश्नर्स का एक बोर्ड स्थापित कर दिया गया, जिसमें हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स मेंसल थे। बोर्ड के कार्य को राजनीतिक, आर्थिक व न्यायिक 3 भागों में बांटा गया। पंजाब रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस यद्यपि पंजाब विलय का विरुद्ध था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी अपनी धुन का पक्का निकला और विलय कर लिया। इस युद्ध के अन्य परिणाम यदि हम देखें तो पहला, दिलीप सिंह को 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है, दूसरे सिख अंग्रेज युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को जब विजय मिल गई, पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में हो गया,
तो दिलीप सिंह को 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया और जहां उसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। रानी जिंदन को भी दिलीप सिंह के साथ इंग्लैंड भेज दिया। दिलीप सिंह से प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा छीन लिया। अभी तक वह हीरा इंग्लैंड के अंदर, कोहिनूर का भारत का कीमती हीरा आज तक वहाँ पर है, जो उन्होंने 1849 में दिलीप सिंह से छीन लिया था, जो कि महाराजा रणजीत सिंह का पुत्र था। दूसरा युद्ध का परिणाम, विद्रोही नेताओं की जागीरें छीन ली गई, कुछ को कारागार में डाल दिया गया। तीसरा, पंजाब के महाराजा का सारा धन कंपनी और लाहौर के ऊपर जो ऋण था उसके भुगतान के रूप में ले लिया गया। चौथा, दिलीप सिंह को महाराजा की उपाधि देना निश्चित हुआ और आजीवन पेंशन इस शर्त पर दी गई कि वह सदा अंग्रेजों का आज्ञाकारी बना रहेगा और उसी स्थान पर रहेगा जहां उसको भेजा जाएगा। और अंतिम और महत्वपूर्ण, सिख सेना भंग कर दी गई, सिख सेना समाप्त कर दी गई और जो दीवान मूल राज था, जिसके कारण कि वो युद्ध प्रारंभ हुआ था, उसको वर्मा भेज दिया गया। इस प्रकार पंजाब का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। पंजाब के विलय से अंग्रेजी राज्य की प्राकृतिक सीमाएं समाप्त हो गईं। अब उनके लिए अफगानिस्तान पर नियंत्रण करना आसान हो गया। इधर सिखों की पराजय के बाद भारत में भी ऐसी कोई मजबूत शक्ति नहीं रही जो अंग्रेजों को चुनौती दे सके। इस प्रकार 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जो साम्राज्यवादी नीति भारत में अपनाई थी, उसका अंत 1849 में पंजाब विलय से हुआ। इसमें संदेह नहीं कि पंजाब राज्य का अंत करने का निर्णय स्वयं डलहौजी का था। वह जानता था कि इंग्लैंड में इस प्रश्न पर मतभेद है, संभवतः उसे पंजाब पर अधिकार करने की अनुमति नहीं मिलती, अतः उसने पंजाब पर अधिकार कर लेने के बाद ही इसकी सूचना इंग्लैंड भेजी। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में मिलाना विवादास्पद हो सकता है, परंतु इस विलय से अंग्रेजों को बहादुर सिखों की स्वामी भक्ति मिल गई। 1849 के उपरांत सिख अंग्रेजों के सदा वफादार रहे। द्वितीय बर्मा युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने उन्होंने अंग्रेजों का साथ देकर दिल्ली में उनके अस्तित्व की रक्षा की। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगले व्याख्यान में।